गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 2, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। वर्ण वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। पार्ट नंबर 1 में आपने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के साधन को। ये जो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें, ये कहलाता है भाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो कहलाता है वर्ण। जैसे अगर हम बात करें, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपना पूरा एक वाक्य कहती हूँ, है ना। इस वाक्य को हम छोटे छोटे शब्दों से बनाते हैं। ये शब्द भी छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बने हैं और यही वर्ण है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं वर्णों के दो भेद हैं, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की परिभाषा समझते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर कहा जाता है ऐसे वर्ण जो सीधे कंठ से निकलते हैं, जिनके उच्चारण के समय हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि मात्राएं होती है ना, अ, आ, ई, ये सब के सब कहलाते हैं स्वर। तो फिर व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन यानी कि वर्णों का वो प्रकार जिनके उच्चारण के समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन पर मात्राएं लगती है, जैसे क, ख, ग, घ। ये सब क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये है व्यंजन। तो हमने समझा वर्णों के दो प्रकार। स्वर किसे कहते हैं? जो कंठ से सीधे निकलते हैं, जिनके उच्चारण के समय हमें और वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन यानी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और जो कि कंठ से सीधे निकलने के साथ साथ इन पर कोई ना कोई रुकावट आती है। जैसे कि हम इसमें कभी जीभ का जो टच है वो कभी हम दांतों से करते हैं। जैसे ब अगर आपको कहना है तो आप अपने होठों को मिलाते हैं, लेकिन यही हम स्वरों के साथ नहीं करते, वो ध्वनि सीधा कंठ से निकलती है। चलिए अब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। या तो हमारे पास होती है छोटी मात्राएं, जिन्हें हम कहते हैं रस स्वर, छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ, ये सब हमारे कहलाएंगे रस स्वर। फिर आता है दीर्घ स्वर, यानी कि वो वाली मात्राएं जो हमारी बड़ी मात्राएं होती है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई। और एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि ऐसी मात्राएं, ऐसे स्वर जिनमें हमें 3 गुना समय लगता है, एक मात्रा का समय भी नहीं। कभी ऐसी मात्रा देखी है? जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम सिर्फ ओम नहीं कहते, हम कहते ओम, है ना। तो यहाँ पर जो स्वर की मात्रा है वो बदल जाती है और आपका जो साइन होता है इसके लिए अलग हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, तो आपने 3 स्वर समझे, छोटी मात्राओं वाले रस स्वर, बड़ी मात्राओं वाले दीर्घ स्वर, और उससे भी बड़ी मात्रा यानी 3 मात्राओं वाले रस स्वर, सॉरी प्लुत स्वर। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वो कहलाएंगे हमारे रस स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें 2 गुना समय लगता है वो कहलाएंगे दीर्घ स्वर। और फिर आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगता है, 3 मात्राओं का समय। अब समझते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार बिल्कुल इस बिंदी की तरह, जैसे कि जब आप रंग लिखते हैं तो क्या करते हैं? र और ग के बीच में ये वाली बिंदी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अनुस्वार। फिर एक आता है अनुनासिक, जिसमें आप चंद्र बिंदी लगाते हैं, वो कहलाता है अनुनासिक। इनमें अगर हम देखें कि इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो अनुस्वार यानी इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। अगर आप नाक बंद करेंगे तो आप रंग नहीं प्रोनाउंस कर सकते हैं, करके देखिए, है ना। यस। तो ऐसे ही जो चंद्र बिंदु लगती है उसमें क्या होता है, जो हवा होती है वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे कि कुछ शब्द हैं हमारे, मांग, हंसी, गंवाना, ये शब्द ऐसे हैं जिन पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं और इन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। लास्ट हमारा रह जाता है विसर्ग। विसर्ग हम अच्छे से समझते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं ना। जी हाँ, तो संस्कृत में हम क्या करते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ना 2 बिंदियाँ लगती है, जैसे प्रातः, आतः, है ना, प्रातः, अतः। और भी शब्द हो सकते हैं स्वतः, अंततः, ये सब विसर्ग से
आखिर में इनके विसर्ग लगाई जाती है, जो 2 बिंदियाँ लगाई जाती हैं वो विसर्ग है। अब हम आते हैं व्यंजन के भेद पर। व्यंजन के हमारे पास 3 भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पहली बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो क से लेकर म तक सारे के सारे व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन में, क से लेकर म तक। क से म तक कौन कौन से व्यंजन आते हैं? पहले आता है हमारा क वर्ग यानी क ख ग घ ड़, फिर आता है च वर्ग यानी च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर आता है त थ द ध न, प फ ब भ म। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे के सारे आते हैं व्यंजन स्पर्श व्यंजन की कैटेगरी में। म के बाद क्या आता है? य र ल व, है ना। तो य र ल और व, ये 4 व्यंजन हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जी। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अपने नाम जैसे होते हैं, श, श, स, ह, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। व्यंजन यहाँ पर खत्म नहीं होते। इसके बाद हमारे पास संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन भी है और संयुक्त अक्षर भी है। जी हाँ, तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे क और श को जोड़कर हमने क्ष बना दिया है। जैसे आप कक्षा का उच्चारण करते हैं, रक्षा, क्षोभ, क्षय। तो ये जो क्ष हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क और श से मिलकर बना है, तो ये कहलाता है हमारा संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही हमारा त्र है, त्र, त और र के संयोग से मिलकर बना है, जैसे कि पत्र, सर्वत्र। फिर आता है ज्ञ, जिसे हम ज्ञ कहते हैं। संस्कृत में इसे ज्य भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसको कहते हैं कि ज और य इनके संयोजन से मिलकर बना है, तो ये बन जाता है ज्य। लेकिन अब हम इसका रूप जो हिंदी में उच्चारण करते हैं वो ज्ञ के रूप में करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है श्र। श्र जैसे कि श्रीमान, श्रीमती, परिश्रम। तो ये जो श्र है, ये श और र इन दोनों को जोड़ने से बना है, तो ये कहलाते हैं सारे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब एक और कैटेगरी है हमारे पास व्यंजन की, जिसमें आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन जो कि अपने आप से ही जुड़ जाते हैं। जैसे हम कुछ शब्द देखते हैं ना, चम्मच। चम्मच में म का जो उच्चारण है वो 2 बार हो रहा है, तो म और म, एक म छोटा यानी आधा म और एक म पूरा। तो ऐसे व्यंजन जो अपने आप से ही जुड़ जाते हैं और द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। चम्मच है, सत्ता है, सच्चाई है, अन्न, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें न, म, च और त इनका उच्चारण डबल हो रहा है। तो इन दोहरे उच्चारण के कारण एक बार त आधा आएगा, एक बार त पूरा आएगा, और इसी तरह से एक बार न आधा, फिर एक बार पूरा म आधा और एक बार न पूरा आएगा। और संयुक्ताक्षर भी देख लेते हैं। द्वित्व व्यंजन के अंदर एक वर्ण अपने ही आप में जुड़ जाता था, लेकिन जो संयुक्ताक्षर है इसमें 2 वर्ण जुड़ जाते हैं। जैसे आधा स और व मिलकर स्व बन जाता है, ऐसे ही हमारा आधा स और थ मिलकर स्थ बन जाता है। तो इसके साथ ही हमारे व्यंजन होते हैं समाप्त। आपने पढ़े अभी तक